मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत ब्रेन यानी मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है हमारा ब्रेन हमारे सर के अंदर होता है और यही इसी के द्वारा हमारा पूरा शरीर का संचालन होता है और इसी ब्रेन के द्वारा हम सोचते या समझते हैं। तो बात करेंगे ब्रेन के बारे में। जब आपको पता है कि ब्रेन इतना जरूरी हिस्सा हमारे शरीर के अंदर, तो इसको सुरक्षा की जरूरत होगी। तो सबसे पहले बात करें कि इस ब्रेन को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो इस ब्रेन को सुरक्षा हमारी खोपड़ी के अंदर एक हड्डी होती है, खोपड़ी का ऊपर वाला हिस्सा जिसे कपाल कहा जाता है और इंग्लिश में क्रेनियम बोला जाता है। यानी क्रेनियम नाम की हड्डी के अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। तो इस क्रेनियम के अंदर मस्तिष्क होगा। ये क्रेनियम नाम की हड्डी 8 हड्डियों से मिलकर बनी है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्रेनियम कितनी हड्डियों से मिलकर बनी है। 8 हड्डियों से मिलकर बनी है। 8 हड्डियां होती है छोटी छोटी, उनके मिलने से पूरा ऊपर एक खोपड़ी बनती है जिसे क्रेनियम बोला जाता है। और ये जो 8 हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ये रेशेदार जोड़ से जुड़ी होती हैं, जिन्हें फाइब्रस जोड़ भी फाइब्रस जॉइंट बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रेनियम के अंतर्गत हड्डियां किस जोड़ के अंतर्गत या कौन से जॉइंट के द्वारा जुड़ी होती हैं। फाइब्रस जॉइंट या रेशेदार जोड़ के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। ये एक जगह पर फिक्स रहती हैं, हिलती डुलती नहीं है। अब बात करते हैं, हमारा मस्तिष्क क्रेनियम के अंदर सुरक्षित है, लेकिन मान लो कि चोट लग जाए थोड़ी सी ज्यादा जो क्रेनियम के अंदर चली जाए, तो फिर दिमाग की सुरक्षा कौन करेगा। तो दिमाग एक झिल्ली के अंदर सुरक्षित रहता है जिसका नाम है मेनिंजोइड। इस क्रेनियम के बाद मेनिंजोइड नाम की झिल्ली आती है। इस झिल्ली के अंदर हमारा मस्तिष्क रहता है। हम भाग दौड़ करते हैं या चोट लगती है तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारे क्रेनियम से जाकर ना टकराए, इसलिए एक झिल्ली के अंदर रहता है दिमाग, जिसे मेनिंजोइड कहते हैं। जब बहुत ही ज्यादा गहरी चोट लग जाती है, क्रेनियम को पार करके मेनिंजोइड झिल्ली के अंदर चोट चली जाती है, तो हमें मेनिंजाइटिस बीमारी होती है जो ब्रेन से रिलेटेड होती है। तो मेनिंजोइड झिल्ली के अंदर दिमाग होता है। हड्डी पूछे तो क्रेनियम हड्डी के अंदर होता है। अब बात करते हैं मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 से 1400 ग्राम होता है। अब बात करते हैं कि मस्तिष्क किस सेल या कोशिका का बना होता है। तो मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल का बना होता है। जो ये न्यूरॉन सेल होता है, इसके अंदर कोशिका विभाजन ना के बराबर होता है, सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। इसलिए जब भी हमारे मस्तिष्क में चोट लग जाती है या ब्रेन में चोट लग जाती है तो आदमी जल्दी से ठीक नहीं होता। अगर ब्रेन डैमेज हो जाता है तो आदमी मर ही जाता है, वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि न्यूरॉन सेल के अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता। जबकि हमारा जो लीवर होता है, उसके जो सेल होते हैं वो सेल बहुत जल्दी कोशिका विभाजन कर लेते हैं। तो लीवर में चोट लगने पर वो बहुत जल्दी अपने आप को ठीक कर लेता है, लेकिन मस्तिष्क के जो न्यूरॉन सेल है, इसके अंदर कोशिका विभाजन ना के बराबर होता है। इसलिए मस्तिष्क पर चोट लगने से हमें बचना चाहिए। अब बात करते हैं न्यूरॉन सेल की लंबाई को क्या कहते हैं। तो न्यूरॉन सेल की लंबाई को साइनेप्स कहते हैं। एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूरॉन सेल की लंबाई को क्या कहा जाता है, साइनेप्स कहा जाता है। अब बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम के बारे में। आप सभी को पता है कि हमारा दिमाग क्या काम करता है। मान लीजिए मेरा ये हाथ है, मैंने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, तो गर्म चीज को छूते ही एकदम मैं अपने हाथ को पीछे करूंगा। कैसे करूंगा, जब मैंने किसी गर्म चीज को छुआ तो यहाँ की जो सेल थे, उन सेल ने महसूस किया कि ये गर्म है। इस सेल ने मेरे दिमाग तक संदेश को पहुंचाया, मैसेज पहुंचाया कि ये गर्म है, इससे मुझे नुकसान पहुंच सकता है। तो ब्रेन ने जैसे ही मैसेज लिया, एकदम से हाथ को पीछे हटाया। तो ये मैसेज हाथ से दिमाग तक गया और दिमाग ने आगे हाथ तक दोबारा मैसेज भेजा कि अपने हाथ को पीछे करो। तो ये मैसेज ले जाने का काम कौन करता है, सोडियम और पोटेशियम करता है। सोडियम को Na से डिनोट किया जाता है और पोटेशियम को K से डिनोट
किया जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। आगे वाले भाग को अग्र मस्तिष्क बोला जाता है, बीच वाले भाग को मध्य मस्तिष्क और पीछे वाले भाग को पश्च मस्तिष्क बोला जाता है। इन तीनों के अलग अलग भाग होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। जो अग्र मस्तिष्क होता है यानी हमारे आगे वाला दिमाग होता है, वो 3 भागों में बटा होता है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इन तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम को हिंदी में प्रमस्तिष्क कहा जाता है। हिंदी में इसे प्रमस्तिष्क कहा जाता है। यह दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। यह मस्तिष्क का 66% होता है, यानी 66% हिस्सा सेरिब्रम का होता है। तो ये सेरिब्रम हमारे दिमाग में क्या काम करता है? तो ये हमारे दिमाग में काम करता है हमारी याददाश्त के लिए, जिज्ञासा के लिए और नई चीजें सीखने में काम आता है। ये जिस व्यक्ति का सेरिब्रम बहुत ज्यादा तेज होता है उसे सब चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, और जिसका सेरिब्रम थोड़ा वीक होता है तो उसकी याददाश्त बहुत ही कमजोर होती है। तो वो क्या करेगा? ओ, आपको तो कहीं देखा है, शायद आप पापा हैं। तो जिसका सेरिब्रम कमजोर होता है वो याददाश्त उसकी कमजोर होती है, और जिसका सेरिब्रम बहुत तेज होता है वो एक बार पढ़ेगा, पढ़ते ही सब याद हो जाएगा। और जिसका सेरिब्रम कमजोर होता है उसे 5 बार 10 बार 12 बार उसे पढ़ना पड़ेगा याद करने के लिए। और यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, 66% हिस्सा होता है दिमाग का सेरिब्रम। और ये क्या क्या काम करता है? याददाश्त, जिज्ञासा होती है, नई नई चीजें सीखने की कला। कई लोग होते हैं जो नई नई चीजें सीखना पसंद करते हैं, तो उनका सेरिब्रम तेज होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग याददाश्त के लिए उत्तरदायी होता है? सेरिब्रम होता है। नई नई चीजें सीखने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? सेरिब्रम होता है। अब हम बात करेंगे थैलेमस की। जो दिमाग का हिस्सा है थैलेमस, यानी अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग थैलेमस है। इस थैलेमस का क्या काम होता है? इसका काम होता है शरीर को बाहरी तापमान से अवगत कराना। अब हमारे चारों तरफ कैसा तापमान है? सर्दी है, गर्मी है, इन सब के बारे में कौन बताता है? थैलेमस बताता है। सर्दी गर्मी का एहसास कौन सा भाग करवाता है? थैलेमस करवाता है। या क्वेश्चन पूछेगा कि बाहरी वातावरण के बारे में हमें कौन बताता है? थैलेमस बताता है। अब बात करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों का नाम एक जैसा है, काम भी कुछ कुछ एक जैसा ही है। थैलेमस बाहरी वातावरण के बारे में बताता है और हाइपोथैलेमस शरीर के आंतरिक तापमान के बारे में बताता है। या फिर हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। मान लीजिए कि हमें गर्मी लग रही है, शरीर से पसीना आने लगेगा, हमारा शरीर ठंडा हो जाएगा। कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। तो आंतरिक तापमान को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। और हाइपोथैलेमस हमारे शरीर की कुछ क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है, जैसे प्यार को, घृणा को। किसी से नफरत करते हैं तो हाइपोथैलेमस की वजह से। गुस्से को भी हाइपोथैलेमस नियंत्रण में लाता है। फिर बात करें, भूख को भी हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, प्यास को भी हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, और पसीने को भी हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। तो प्यार, घृणा, गुस्सा, भूख, प्यास और पसीने को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। शरीर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने पर या उत्तेजक भोजन करने पर भी हाइपोथैलेमस ज्यादा सक्रिय होता है। जिन लोगों का हाइपोथैलेमस ज्यादा सक्रिय होता है वो ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं।
या फिर ज्यादा चीजों को नोटिस करते हैं। जैसे कि लड़कों का हाइपोथैलेमस बहुत ही ज्यादा सक्रिय होता है, तो कुछ भी काम कर रहे होंगे, पास से कोई भी गुजरेगा उसको नोटिस कर लेंगे। महिलाओं का हाइपोथैलेमस थोड़ा कम काम करता है, महिलाएं काम में लगी रहेंगी अपने काम में, साइड में कुछ भी होता रहे उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। और सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने पर हाइपोथैलेमस ज्यादा सक्रिय होता है। उत्तेजक भोजन करते हैं तब भी ज्यादा हाइपोथैलेमस सक्रिय होता है। उत्तेजक भोजन में क्या होगा, लहसुन और प्याज जब हम खाते हैं तो हाइपोथैलेमस ज्यादा सक्रिय होता है। तो हाइपोथैलेमस ज्यादा सक्रिय होने के कारण जो इंसान है वो दूसरे के प्रति आकर्षित ज्यादा होता है। इसलिए जो साधु संत होते हैं या जो सन्यासी होते हैं वो लहसुन प्याज को खाने से बचते हैं ताकि हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव ना रहे। तो हमने सेरिब्रम के बारे में पढ़ा, थैलेमस के बारे में पढ़ा, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा। हमारा अग्र मस्तिष्क कंप्लीट हुआ। अब हम मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। मध्य मस्तिष्क भी दो प्रकार का होता है। अग्र मस्तिष्क 3 प्रकार का था, मध्य मस्तिष्क 2 प्रकार का है। पहला भाग होता है कार्पोरा, दूसरा होता है सेरिब्रल पेंडिकल। अब कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल का क्या काम होता है इनके बारे में जानेंगे। तो जो ये कार्पोरा है ये क्या काम करता है, जो हम देखते हैं देखना और जो हम सुनते हैं सुनना। जो भी हम देखते हैं और कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, इन चीजों के बारे में मस्तिष्क को कौन बताता है, कार्पोरा बताता है। तो कार्पोरा का कार्य क्या है, देखना और सुनना है। क्वेश्चन सीधा सा पूछा जाएगा कि देखना और सुनना को दिमाग का या मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा नियंत्रित करता है, कार्पोरा करता है। अब बात करते हैं सेरिब्रल पेंडिकल के बारे में। सेरिब्रल पेंडिकल का क्या काम होता है। सेरिब्रल पेंडिकल हमारे मध्य मस्तिष्क के अंदर होता है। यह जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ने का काम करता है, मस्तिष्क को और मेरुरज्जु को। अब ये मेरुरज्जु कौन सी बीमारी है इसके बारे में बताएंगे। मेरुरज्जु होती है स्पाइनल कॉर्ड, ये तो इंग्लिश में नाम हो गया, लेकिन असल में क्या बीमारी है, मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क बोल देंगे ब्रेन हो गया, लेकिन मस्तिष्क होता है हमारे दिमाग जो हमारे शरीर के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड हमारे दिमाग के साथ जुड़ी हुई होती है और दिमाग से यहाँ पीछे से जुड़ते हुए जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर छोटी छोटी नर्व्स यानी तंत्रिकाएं गई होती है जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो मेरुरज्जु और मस्तिष्क को जोड़ने वाला कौन होता है, सेरिब्रल पेंडिकल। या क्वेश्चन पूछेगी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में कौन जोड़ता है, सेरिब्रल पेंडिकल जोड़ता है। तो हमने कार्पोरा सेरिब्रल पेंडिकल दोनों के बारे में जाना। अब हम पश्च मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पश्च मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। पश्च मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लागेंटा। सबसे पहले सेरिबेलम के बारे में बात करेंगे। जो सेरिबेलम है यह हमारे मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, दूसरा सबसे बड़ा भाग। पहला सबसे बड़ा भाग या सबसे बड़ा भाग था सेरिब्रम जो अग्र मस्तिष्क का भाग था, और दूसरा सबसे बड़ा भाग होगा सेरिबेलम जो पश्च मस्तिष्क का भाग है। जो सेरिबेलम है यह क्या काम करता है, यह हमारे शरीर के संतुलन को बनाकर रखता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बनाता है, सेरिबेलम बना के रखता है। जैसे बच्चा छोटा होता है तो वो गिरता है, चलता है, बार बार खड़ा होता है, फिर चलता है, गिरता है, तो उसका सेरिबेलम उसे संतुलन बनाने में मदद करता है। और हम अब बिल्कुल एकदम सही संतुलन बना के चलते हैं, चलते चलते गिरते नहीं या लड़खड़ाते नहीं। क्यों नहीं लड़खड़ाते, क्योंकि हमारा सेरिबेलम एकदम इस काम को करने के लिए तैयार हो चुका है, हमारा संतुलन बनाए हुए है। लेकिन कुछ लोग लड़खड़ा के गिर जाते हैं। कौन लोग गिरते हैं, शराबी होते हैं। जो शराबी होते हैं वो लड़खड़ा के गिरते हैं। क्यों गिरते हैं,
क्योंकि जब शराब पीते हैं तो शराब पीने से जो सेरिबेलम होता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और सेरिबेलम अपना काम करना कम कर देता है, जिस कारण से शराबी का संतुलन नहीं बन पाता और वो लड़खड़ा के गिर जाता है। तो अल्कोहल के प्रयोग से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो सेरिबेलम होता है। फिर पूछ सकता है कि शराबी लड़खड़ा कर क्यों गिरता है? क्योंकि अल्कोहल के प्रभाव से सेरिबेलम काम करना कम कर देता है। अब बात करते हैं मेडुला ओब्लागेंटा के बारे में। जो मेडुला ओब्लागेंटा है ये क्या काम करता है? ये हमारे शरीर के अंदर जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं, उनको नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रिया कौन सी है? जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे हम सांस लेते हैं, ये हमारी अनैच्छिक क्रिया है। ऐसा नहीं है कि हम सांस को रोक ले। कितनी देर रोक लेंगे? 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा। उससे ज्यादा हम सांस को नहीं रोक पाते, हमें सांस लेना ही पड़ेगा, सांस छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये अनैच्छिक क्रिया है। हमारा दिल है, धड़क रहा है लगातार, हम हमारे दिल की धड़कन को नहीं रोक सकते। अगर ये रुक गया तो हमारी जान चली जाएगी। तो ये भी एक अनैच्छिक क्रिया है। हमारे शरीर के अंदर जो खून की नलियां हैं, उनके अंदर खून बह रहा है, वो भी अनैच्छिक क्रिया है। हम हमारी मर्जी से उन नलियों के अंदर खून को नहीं रोक सकते, तो वो बढ़ता रहता है। हमारे मुंह के अंदर लार बनती है, वो लार भी अपने आप बढ़ती, ये है नहीं कि हमने चाहा कि हाँ भाई लार बननी शुरू हो, बढ़ जा, रुक जा, तो रुकती नहीं है। तो वो भी एक अनैच्छिक क्रिया, यानी ऐसी क्रियाएं जो शरीर अपने आप करता है, हमारा उनके ऊपर नियंत्रण नहीं होता, उन्हें अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो हृदय धड़कना, जिसे हृदय स्पंदन कहते हैं, श्वसन, सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, भोजन पचता है, तो पाचन, यह भी अनैच्छिक क्रिया है। ये सब अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। और एक बताया था लार, लार का स्त्राव, ये भी अनैच्छिक क्रिया है। इन पे भी हमारा नियंत्रण नहीं होता। इन सभी को कौन नियंत्रण करता है? मेडुला ओब्लागेंटा करता है। मेडुला ओब्लागेंटा हमारे मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मस्तिष्क के सबसे पिछले भाग को क्या कहा जाता है? मेडुला ओब्लागेंटा कहा जाता है। यह किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का भाग है और ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और कई बार हमें उल्टी आती है, तो उल्टी का नियमन केंद्र क्या है? तो उल्टी का नियमन केंद्र भी मेडुला ओब्लागेंटा है। तो उल्टी का नियमन केंद्र, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि उल्टी का नियमन केंद्र किसे कहा जाता है? मेडुला ओब्लागेंटा को कहा जाता है। तो आज हमने मस्तिष्क के बारे में पढ़ा। मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इन तीनों को हमने डिटेल से पढ़ लिया है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।